हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं अध्याय 10 के बारे में। कृषि रसायन विज्ञान यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10 नंबर लेसन है जैव रसायन बायो केमिस्ट्री। तो ये अपनी सीरीज चल रही थी, तो हमने पीछे वाले जो लेसन हैं सभी के बारे में पीछे वीडियो डाल रखी है मैंने, तो उनके बारे में जान लिया था कि कौन से लेसन में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आएगा या छोटा आएगा, छोटा आएगा तो किस प्रकार से आएगा, कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो पीछे वाले वीडियो में सभी जो पीछे वाले लेसन जो आपके अभी लगते हैं सिलेबस में हैं उनके बारे में अच्छी प्रकार से जान लिया है। ठीक है, उनसे जो रिलेटेड यानी टॉपिक रिलेटेड जो वीडियो है वो पीछे डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आज अपने बात करते हैं जैव रसायन जो लेसन है आपका 10 नंबर उसके बारे में। तो इसमें केवल इतना ही मैं आपसे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। एक तो बड़ा क्वेश्चन इनमें से कंफर्म आएगा, बड़ा। ठीक है, जो मेजर क्वेश्चन आपके आते हैं वो आएगा, और जो बाकी जो छोटे क्वेश्चन हैं वो इसमें से बनेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है ये। छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन इस लेसन में से बनते हैं। तो आपको इस लेसन को अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा, इम्पोर्टेंट लेसन है, गहराई से पढ़ना होगा। इस लेसन की पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने पीछे डाल रखी है, अच्छी प्रकार से उसमें समझाया है, और उसमें भी मैंने बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो वीडियो, तो आप वहाँ पर उस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इसमें पहले तो आपको नॉर्मल सी जो चीज़ है, यानी इसमें छोटी छोटी कई डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इस डेफिनेशन के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, अब जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री किन दो शब्दों से मिला हुआ है और किन से मिलकर बना है, इसका मीन क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री नाम किसने दिया था, कब इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो इसकी पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। उसके बाद में जो चीज़ ज़रूरी है, अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते क्या क्या चीज़ हैं, तो सिंपल सी बात है, सजीवों के अंदर ये सारी चीज़ें यानी जीवाणु बोलते हैं इनको, ये जीवाणु होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, ये चीज़ें जो आगे आपके आएंगी, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कौन सी वसा होती है, तो इनको अपने जीवाणु कहते हैं। तो इनके बारे में जो पढ़ा जाता है वो जैव रसायन के अंदर ही पढ़ते हैं, यानी कि जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को जो पढ़ा जाता है। ठीक है, सिंपल सी है डेफिनेशन। आगे इसके अंदर टॉपिक वाइज आपको, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट की पहले तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर दे रखी है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। ठीक है, नीचे भी एक दे रखी है, तो इसका अर्थ और इसकी डेफिनेशन, ठीक है, क्या होती है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है। ठीक है, पीछे वाले जो ईयर था उसके अंदर शायद ओलिगोसैकेराइड के बारे में बड़ा क्वेश्चन आया था कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पूरा लिखना था ओलिगोसैकेराइड के बारे में, इसके टाइप से, और इस टाइप्स के जो एग्जांपल हैं उनके बारे में बताना था। तो ये चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से तीनों पढ़नी है। ठीक है, इस अब की बार हो सकता है आपके मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड पूछा जाए, तो इनकी पहले तो इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। मोनोसैकेराइड क्या होता है, इनके सूत्र, ठीक है, जैसे यहाँ पर सूत्र दे रखा है, इनके नाम के आगे क्या लगता है, क्यों लगता है, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। जैसे ये ओलिगोसैकेराइड दे रखा है, तो इनके मैंने नोट्स डाल रखे हैं और बनवा भी रखे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आप बुक में से पढ़ोगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा आपके। तो इनके बारे में आपको डिटेल्ड पढ़ना है कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। ठीक है,
आगे जैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेना। कि जैसे मान लो सुक्रोज है, तो सुक्रोज क्या होता है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि सुक्रोज निम्न 2 शर्कराओं से मिलकर बना होता है। तो जो सुक्रोज है वो किन किन से मिलकर बना होता है वो आपको पता होना चाहिए। या सीधा पूछ लिया जाए कि सुक्रोज किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार नीचे पॉलीसेकेराइड दे रखी है, तो इसका सूत्र, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, और जो टाइप्स के अंदर आप जो चीज़ लिख रहे हो वो कैसे बनी है उसका आपको पता होना चाहिए। 2 ग्लूकोज के अणुओं से बनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनका पता होना चाहिए कि ये इस चीज़ से मिलकर बनी है। आगे दे रखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। ये तो नॉर्मल से हैं, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। कार्बोहाइड्रेट ये काम करता है। अब इतना कार्बोहाइड्रेट है, अब मान लो बड़ा क्वेश्चन आता है सीधा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, विस्तार से इसके प्रकारों को समझाइए। तो उसमें इन तीनों प्रकारों के बारे में लिखना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना है, इसके एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल को समझाना है। अलग अलग आते हैं तो आपको इसी प्रकार करना है। ठीक है, अब आगे है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोटीन के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसकी प्रोटीन से संबंधित वीडियो मैंने पीछे डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे प्रोटीन का संगठन हो गया, और ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। यानी कि प्रोटीन का जब अपघटन कराते हैं यानी उसको तोड़ते हैं तो पेप्टाइड में टूटता है, और पेप्टाइड अमीनो अम्ल में टूटते हैं। तो जो प्रोटीन होती हैं वो अमीनो अम्ल से ही बनी होती हैं, इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है, अमीनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन बनती है, ये तो डेफिनेशन है उसकी। तो ये प्रोटीन के बारे में था। अब सीधा क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो प्रोटीन क्या है, विस्तार से समझाइए। तो प्रोटीन के बारे में आपको ये चीज़ लिखनी है। प्रोटीन क्या काम आता है वो आगे आएगा इसमें। अमीनो अम्ल है, तो ये अमीनो अम्ल की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये अमीनो अम्ल की डेफिनेशन हो गई। अमीनो अम्लों का नामकरण है। ठीक है, और यहाँ पर आगे दे रखा है जो ज़रूरी अमीनो अम्ल हैं, यानी कि यहाँ पर 20 दे रखे हैं टोटल, और यहाँ पर 10 ज़रूरी अमीनो अम्लों के नाम दे रखे हैं। इनके नाम आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, रट लेना इनको। तो ये पूछे जा सकते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जैसे इसमें बीच में एक अमीनो अम्ल दे दिया, बाकी ये चीज़ सेम ही आ गई वहाँ से, यानी प्रोटीन है। तो अब आगे दे रखा है पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड होते क्या हैं। ठीक है, तो इन सभी की डेफिनेशन इनके आगे दे रखी है, आपको बस केवल डेफिनेशन ही याद करनी है। इस डायग्राम को आपको अच्छी प्रकार से समझना है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब सीधा आ गया कि पेप्टाइड बंध क्या है। पेप्टाइड बंध क्या है, तो पेप्टाइड बंध की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और कैसे बंध बनता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यानी कि इस प्रकार से है। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, और ये एमीन समूह है, और ये CH2 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया इसी प्रकार ये श्रृंखला है। तो इन 2 श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए, और बीच में से एक जल का अणु जो है यानी H2O है वो अलग निकल जाएगा, और फिर जो बंध बनता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो पेप्टाइड बॉन्ड करता है। ठीक है, तो इसी पेप्टाइड बंध के द्वारा ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रोटीन के जैविक महत्व दे रखे हैं, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के कार्य, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन के ये कार्य हैं, इनको आप देख लेना, सिंपल हैं। जो बाल बने होते हैं, अपने मांसपेशियां बनी होती है, वो सारे प्रोटीन निर्मित होते हैं। आगे एंजाइम के बारे में दे रखा है,
ये एंजाइम की डेफिनेशन है। एंजाइम के पीछे वीडियो मैंने विस्तृत वीडियो डाल रखी है, वो देख सकते हो आप। आगे एंजाइम का वर्गीकरण व नामकरण है, तो इनके अंदर आपको ये सारणी थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये एंजाइम का वर्ग है, यानी कि लाइसेज एंजाइम क्या काम करता है, जल अपघटन का काम। हाइड्रोलेज एंजाइम जल अपघटन क्रिया करवाता है, ठीक है। ट्रांसफेरेज का मतलब होता है स्थानांतरण करने का, यानी इनमें स्थानांतरण हुआ है। ऑक्सीडेज रिडक्टेज एंजाइम क्या काम करता है, जैव ऑक्सीकरण अपचयन करने के काम आता है। तो इस प्रकार इनके जो काम हैं तो वो आपको याद होने चाहिए। आगे इसमें दे रखा है कि कौन सा एंजाइम कहाँ से यानी उसकी उत्पत्ति होती है, और क्रियाधार क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। क्रियाधार का मतलब होता है जिससे वो बनता है, ठीक है। यानी पॉलीसैकेराइड से क्या बनेगा, टाइलिन बनेगा, और माल्टोज अंत के अंदर बनेगा, यानी मुंह के लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। अंतररस के अंदर माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से ये आपको नीचे वाले याद रखने हैं, ठीक है। आगे है एंजाइम के गुणधर्म। एंजाइम के गुणधर्म का मतलब है वो किस प्रकार के होते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या है, पीएच कितना होता है, वो चीज़ है। नॉर्मल, सिंपल, ठीक है। ये 7-8 दे रखे हैं, इनमें से याद कर लेना आप। आगे एंजाइम की क्रियाविधि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंजाइम की क्रियाविधि, ये चीज़। तो ये चीज़ मैंने विस्तार से वीडियो पीछे बना रखी है, आप पीछे वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। तो ये सिंपल सी है, यानी कि पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है, सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट के अंदर चेंज होता है, इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है, और यही प्रोडक्ट फिर अलग अलग, यानी एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ सिंपल सी है, बस आपको इसको थ्योरी के अंदर लिखना है, एक एक स्टेप लिखते जाओ। यानी कि ये लिख दिया इतना, और फिर इसके नीचे थ्योरी लिख दी। तो इस प्रकार से आपको लिखनी है। ये एंजाइम की क्रियाविधि, यानी एंजाइम किस प्रकार से शरीर में काम करता है। आगे एंजाइम की उपयोगिता है, तो यहाँ पर नीचे दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हो आसानी से। आगे इसमें न्यूक्लिक अम्ल दे रखे हैं, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल होते क्या हैं, ये चीज़ दे रखी है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपको नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर उसके जो प्रकार हैं, ये तो छोटी क्लासेज के अंदर भी आने लगते हैं ये चीज़ें, कि न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कौन से हैं। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए और डीएनए हैं। तो इनके अंदर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इनमें शर्करा कौन सी पाई जाती है, ठीक है। इसमें राइबोज शर्करा है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। अब आगे है इसमें कि इनकी डेफिनेशन, ठीक है। इन सभी की डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर, इन सभी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, कार्बनिक क्षार क्या होते हैं, शर्करा कौन सी काम में लेते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर दिया हुआ ये है कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, शर्करा तथा कार्बनिक क्षार के संयोग से बनने वाले यौगिकों को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल के संयोग से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है 2-3 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा। तो ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं, इसके बारे में मैंने पीछे डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन की बात हो रही है। तो आगे इसमें अच्छी प्रकार से दिया हुआ है कि फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, शर्करा क्या होती है, कार्बनिक क्षार क्या होता है। तो शर्करा के बारे में पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना कि न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा कौन सी काम में आती है, कार्बनिक क्षार कौन से होते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल कहाँ पर जुड़ता है, वो चीज़ें ज़रूरी है पढ़ना। इसके पूरे नाम, आरएनए डीएनए के पूरे नाम, इसमें शर्करा कौन सी होती है, वो चीज़ याद करनी है, ठीक है। आगे इसमें कार्बनिक क्षार के बारे में दिया हुआ है, आरएनए में कौन सा कार्बनिक क्षार पाया जाता है, डीएनए में कौन सा कार्बनिक क्षार पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
ये यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। आगे इसकी संरचना के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ पर जुड़ता है, उसकी संरचना कैसी होती है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, पीछे देख सकते हो आप। तो इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और फिर आगे है इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसके अंदर कौन सा कार्बन कहाँ पर जुड़ा होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो ये डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, बस आपको समझने की ज़रूरत है इसको थोड़ा सा। यानी कि जो ये इतना डायग्राम है, इसी को फिर आगे आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। ये जो मैंने पहले निशान लगाया है ये इतना डायग्राम आपको फिर आगे शिफ्ट करना है। इस प्रकार से शिफ्ट कैसे करोगे, यही सेम आगे लगाना है। यानी जो ये है ये दोनों सेम हैं, फिर ये भी सेम है। बस आपको इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जुड़े कौन से कार्बन पर हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो पीछे आप वीडियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में देख सकते हैं। तो इनके बारे में आपको, यानी न्यूक्लियोटाइड सीधा क्वेश्चन आ गया। जैसे पिछली बार ओलिगोसैकेराइड के बारे में आया था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर है। अब की बार हो सकता है न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ ले, जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, विस्तार से समझाइए। तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जितना आपकी बुक में दिया हुआ है वो सारा उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे डीएनए आरएनए में अंतर दे रखा है, ये सिंपल से हैं, तो इनमें अंतर है वो आप ध्यान रख लेना। आगे लिपिड के बारे में बताया हुआ है, लिपिड क्या होते हैं। तो यानी जो वसा होती है वो लिपिड है, ठीक है। तो वसीय अम्लों के जो एस्टर होते हैं वो लिपिड कहलाते हैं। जल में अविलेय भी होते हैं, विलेय भी होते हैं, ठीक है। और यानी ज़्यादातर जो जल में अविलेय होते, क्योंकि तेल मोम वगैरह होते हैं वो अविलेय ही होते हैं। और इसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो जल में अविलेय होते हैं वो ज़्यादातर ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में विलेय होते हैं, ठीक है। जो लिपिड है उसका जो नाम है वो किस प्रकार से बना है, यानी लिपोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैट यानी वसा, ठीक है। तो सरल वसा और संयुक्त वसा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो लिपिड आ गया कि लिपिड के टाइप कौन कौन से हैं, तो सरल और संयुक्त होते हैं। और उसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका, यानी कौन सा किस प्रकार से होता है, तो वो आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसके टाइप्स याद कर लेना बस। आगे विटामिन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, विटामिन। तो विटामिन का प्रयोग, यानी इस नाम का प्रयोग किसने किया था, विटामिन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या है, और विटामिन की डेफिनेशन, ये विटामिन की डेफिनेशन भी है यहाँ पर, देख सकते हो आप, ठीक है। आगे विटामिन्स का वर्गीकरण दिया हुआ है, सिंपल सा है, जल में विलेय और जल में अविलेय होता है। तो जल में विलेय कौन सी है, जल में अविलेय कौन सी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिपिड के कार्य दे रखे हैं, यानी शरीर में क्या क्या काम करती है लिपिड, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और विटामिन के आगे दे रखे हैं यहाँ, ये चीज़ आपको ज़रूरी है, छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए का दूसरा नाम, यानी कि रासायनिक नेम है ये, B1 का, B2 का, ठीक है। इस प्रकार से ये नाम आपको याद होने चाहिए। मुख्य स्रोत, यानी किन से ये चीज़ें मिलती है, और इसके काम क्या हैं, यानी विटामिन डी क्या काम करता है, बी का क्या काम करता है। अभाव से रोग कौन से हो सकते हैं, यानी कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हो सकता है, बी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारणी थोड़ी ध्यान कर लेना, देख लेना। आगे है प्रिरक्षक, यानी प्रिजर्वेटिव। तो प्रिरक्षक की पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी कि जो किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें इसके टाइप्स दे रखे हैं, यानी वर्गीकरण है इसका, प्राकृतिक और रासायनिक। तो प्राकृतिक कौन से होते हैं, जैसे तेल वगैरह है, ठीक है, नमक है और चीनी है, तो वो प्राकृतिक होते हैं, यानी प्रकृति से मिले होते हैं। रासायनिक का मतलब होता है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ गैसें भी हो सकती हैं, तो उनका प्रयोग अपने परिरक्षक के रूप में करते हैं।
रंगीन फलों में किसका करते हैं, दूसरे फलों में किसका करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये लेसन था आपका। इसके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको पढ़ लेना और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको करके देख लेना। बाकी इस लेसन में बाहर से कुछ नहीं आएगा, जितना मैंने बताया उतना अगर आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, लगभग बता दिया है आपको। तो ये जो छोटे क्वेश्चन है इसमें सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद।